हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का @विद आकाश 108 पर। जो लोग पहली बार जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि मैं हूं आकाश। आज का यह लाइव सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सीटेट साइंस के एग्ज़ाम 15 दिसंबर 2024 के 30 क्वेश्चन के बारे में। अगले कुछ मिनट में हम इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यह सेशन अटेंड करने से आपके इन प्रश्नों में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। यदि आपको फिर भी कहीं डाउट या सलाह हो तो प्लीज़ कमेंट करें, जो आप बिल्कुल देंगे। यदि वॉइस और वीडियो क्वालिटी में कुछ कमी हो तो ज़रूर बताइए। तो परफेक्ट, हम चलते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को चालू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लड़के ने प्लास्टिक की एक बोतल में तल के निकट एक छेद किया। उसने छेद को बंद करने के लिए उस पर अपना अंगूठा रखा। बोतल को उसकी क्षमता से आधा पानी से भरा, फिर उसने बोतल को ढक्कन कसकर बंद किया दिया। क्या होगा जब वह अपना अंगूठा छेद से हटाएगी? ऑप्शन फर्स्ट है, छेद में से पानी का फुहारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम है। सेकंड है, छेद से पानी बाहर नहीं आएगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है। थर्ड ऑप्शन है, छेद से पानी का फुहारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है। छेद से पानी, फोर्थ ऑप्शन है, छेद से पानी बाहर नहीं छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से कम है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा छेद से थर्ड, जिसमें लिखा है छेद से पानी का फुहारा छूटेगा क्योंकि बोतल के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक है। ठीक, मीन्स कि जब लड़की बोतल में पानी भरती है और अपने अंगूठे छेद को ढकती है तो पानी के कारण बोतल के अंदर दबाव अधिक होता है। ठीक, तो ढक्कन बंद करने पर यह दबाव और बढ़ जाता है और जब वह छेद से अपना अंगूठा हटाती है तो पानी बाहर निकलता है क्योंकि बोतल का अंदर का दबाव अब बाहर के दबाव से ज़्यादा है। ठीक, दबाव के अंतर पानी में को छेद से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। तो ये क्वेश्चन सही। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बैकेलाइट एक ए है और बी के निर्माण में प्रयुक्त होता है, वहीं दूसरी ओर पीवीसी एक सी है जो डी के निर्माण में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन फर्स्ट है, ए थर्मोसेटिंग है, ताप दृढ़ है, प्लास्टिक है, और बी क्या है, वैद्युत स्विच, सी थर्मोप्लास्टिक, ताप सुघट, और डी पात्र है के स्थान पे, मीन्स के ABCD के स्थान पे क्या रहेगा। सेकंड ऑप्शन में है थर्मोसेटिंग, ए होगा। ठीक, बी है पात्र, सी थर्मोप्लास्टिक ताप सुघट्य होगा, कि डी बर्तन होगा। थर्ड में ए है कि थर्मोप्लास्टिक ताप सुघट्य होगा, बी बर्तन के हैंडल होगा, सी थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ प्लास्टिक होगा, कि डी वैद्युत स्विच होगा। फोर्थ है ए थर्मोप्लास्टिक ताप सुघट्य होगा, वैद्युत स्विच बी होगा, सी थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ प्लास्टिक होगा, कि डी पात्र होगा। सही आंसर आप दीजिए। सही ऑप्शन है फर्स्ट, ए थर्मोसेटिंग ताप दृढ़ प्लास्टिक होगा, बी वैद्युत स्विच होगी, सी थर्मोप्लास्टिक ताप सुघट्य होगा, और डी पात्र होगा। क्यों होगा? क्योंकि बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, जिसका अर्थ है कि यह एक ढाले जाने के बाद स्थायी रूप से कठोर हो जाता है और इसका उपयोग आमतौर पर बिजली के स्विच बनाने के लिए किया जाता है। पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक थर्मोप्लास्टिक है, जिसका अर्थ है कि इसे गर्म करने पर नरम किया जा सकता है और इसका आकार बदला जा सकता है और इसका उपयोग आमतौर पर कंटेनर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक, तो ये इसलिए जो है ऑप्शन 1 सही है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। पदार्थ X का एक ऑक्साइड जल से अभिक्रिया कर एक अन्य पदार्थ Y उत्पन्न करता है। Y ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर Z बनाता है। यह परीक्षण किया गया कि Y नीले लिटमस को लाल कर देता है और X, Y और Z विषय में निम्नलिखित में से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो उसको ऑप्शन से चूज करना है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, X एक धातु है, Y प्रकृति में अम्लीय है। निम्नलिखित में से, हाँ, X एक धातु है, X एक धातु है, Y प्रकृति में अम्लीय और Z क्षारकीय है, पहला ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है
X एक धातु है, Y प्रकृति में क्षारकीय और Z अम्लीय है। थर्ड है X एक अधातु है और Y प्रकृति में अम्लीय और Z क्षारकीय है। फोर्थ ऑप्शन है X एक अधातु है, Y प्रकृति में अम्लीय और Z अम्लीय है। मीन्स कि Y और Z दोनों अम्लीय है और X अधातु है। तो इसका सही ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। सही ऑप्शन है 4, X एक धातु है, Y प्रकृति में अम्लीय और Z अम्लीय है। ये Y Z अम्लीय रहेगा, X अधातु रहेगा। तो जब किसी पदार्थ X का ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करता है तो यह एक अन्य पदार्थ Y बनाता है। इससे पता चलता है कि Y एक अम्लीय यौगिक है, क्योंकि यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, जो अम्लीय प्रकृति का संकेत देता है। जब Y ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके Z बनाता है तो यह बताता है कि Z भी प्रकृति में अम्लीय है। गैर धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। इस प्रकार X एक अधातु है और Y अम्लीय और Z भी अम्लीय है। तो इसका सही आंसर है 4। फिर अगला क्वेश्चन पे है कि निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है जब सोडियम ब्रोमाइड के विलयन में क्लोरीन गैस को प्रभावित किया जाता है। तो क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट है कि विस्थापन प्रक्रिया से सोडियम क्लोराइड का बन जाना। सेकंड, उर्ध्वपतन से शुद्ध सोडियम प्राप्त करना। थर्ड, अपघटन द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण। फोर्थ, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ना कोई, फोर्थ तो हो नहीं सकता, कोई अभिक्रिया तो नहीं होगी, मीन्स की होगी। ठीक। थर्ड है अपघटन द्वारा सोडियम क्लोराइड का निर्माण। ठीक, तो ये अपघटन क्रिया तो यहाँ होनी नहीं है। फिर सेकंड, उर्ध्वपतन सोडियम क्लोराइड में क्यों होगा, नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑप्शन सही है। तो विस्थापन क्रिया में सोडियम क्लोराइड का बनाना, जब सोडियम ब्रोमाइड के घोल में क्लोरीन गैस को डाली जाती है तो विस्थापन क्रिया होती है। तो विस्थापन से जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन को हटा देगा सोडियम से, क्योंकि क्लोरीन एक अधिक प्रतिक्रियाशील हैलोजन है। सोडियम ब्रोमाइड घोल से ब्रोमीन को विस्थापित करता है, जिसके परिणाम स्वरूप सोडियम क्लोराइड और ब्रोमीन गैस बनती है। इस प्रकार की अभिक्रिया हैलोजन विस्थापन अभिक्रिया का एक विशिष्ट उदाहरण कहलाता है। ठीक। हैलोजन क्यों, क्योंकि ब्रोमीन और क्लोरीन ये सब हैलोजन ग्रुप के हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्रों के विषय में सत्य नहीं है। पहला, ज्वाला का ज्योतिहीन भाग पूर्ण दहन का क्षेत्र है। दूसरा ऑप्शन है ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है। तीसरा, ज्वाला का पीला भाग आंशिक दहन का क्षेत्र है। फोर्थ ऑप्शन, अंतरतम क्षेत्र जलने का समर्थन नहीं करता और उसमें बिना जले मोम का वाष्प होता है। इसका सही उत्तर होगा सेकंड, ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है। ज्वाला के मध्य क्षेत्र का तापमान और ज्योतिहीन भाग का तापमान एक समान है, यह कथन सत्य नहीं है, क्योंकि ज्वाला के मध्य क्षेत्र और गैर चमकदार भाग का तापमान अलग अलग होता है। ज्वाला का गैर चमकदार भाग, नीला भाग, जहाँ पूर्ण दहन होता है, नीले भाग में पूर्ण दहन होता है, का तापमान अधिक होता है। ठीक, क्योंकि गैस में भी आपने देखा होगा कि नीला भाग है, इसलिए उसमें ज़्यादा गर्मी है, तो तापमान अधिक होता है। मध्य क्षेत्र नीले और पीले भागों के बीच का क्षेत्र है, जहाँ ठंडा होता है। मध्य क्षेत्र और पीले भागों का क्षेत्र ठंडा होता है। ज्वाला का पीला भाग आंशिक दहन का क्षेत्र होता है और सबसे भीतरी क्षेत्र जलने का समर्थन नहीं करता, क्योंकि तापमान बहुत कम रहता है और इसमें बिना जले मोम के वाष्प होते हैं। तो इसका उत्तर होगा सेकंड। एक थर्मस फ्लास्क की अंदरूनी और बाहरी परतों के बीच निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम उपस्थित होता है और क्यों। पहला ऑप्शन, वायु, क्योंकि चालन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकती है। स्टील, क्योंकि यह विकिरण और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकती है। तीसरा, निर्वात, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। चौथा, वायु, क्योंकि यह विकिरण और चालन के कारण होने वाली ऊष्मा को रोकता है, ऊष्मा की हानि को रोकती है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा, निर्वात, क्योंकि यह चालन और संवहन के कारण होने वाली ऊष्मा की हानि को रोकता है। निर्वात में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। थर्मस फ्लास्क में आंतरिक और बाहरी परतों के बीच में स्थान में वैक्यूम होता है। वैक्यूम मीन्स वही निर्वात। वैक्यूम एक बहुत ही प्रभावी इंसुलेटर है, क्योंकि यह चालन, क्योंकि गर्मी को स्थानांतरित करने से के लिए कोई कण नहीं होते, और संवहन, क्योंकि गर्मी ले जाने के लिए कोई हवा नहीं है, दोनों द्वारा गर्मी के नुकसान को रोकता है। यह थर्मस फ्लास्क के अंदर तरल पदार्थों के तापमान को बनाए रखने के लिए वैक्यूम को सबसे कुशल माध्यम बनाता है। अगला क्वेश्चन है
बूझो तांबे कॉपर को प्रसिद्ध करने के लिए एक परिपथ बनाना चाहता है। निम्नलिखित में से उसे किस इलेक्ट्रोड और विलयन को चुनना चाहिए? तो पहला ऑप्शन एनोड अशुद्ध तांबा कॉपर का होना चाहिए, कैथोड शुद्ध तांबा कॉपर का होना चाहिए और विलयन जल लेना है। सेकंड, एनोड कार्बन का हो, कैथोड शुद्ध तांबा कॉपर का हो, विलयन कॉपर सल्फेट। थर्ड है एनोड शुद्ध तांबा या कॉपर का हो, कैथोड शुद्ध तांबा कॉपर का हो, विलयन कॉपर सल्फेट लेना है। फोर्थ में एनोड शुद्ध तांबा कॉपर, कैथोड अशुद्ध तांबा कॉपर का हो और विलयन कॉपर सल्फेट ही हो। तो इसका आंसर सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 4 में कौन सा होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, एनोड अशुद्ध तांबा कॉपर का होना चाहिए, कैथोड शुद्ध तांबा कॉपर का होना चाहिए, विलयन जल। तांबे के शुद्धिकरण इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की प्रक्रिया में अशुद्ध तांबे को एनोड के रूप में और शुद्ध तांबे को कैथोड के रूप में उपयोग किया जाता है। घोल आमतौर पर कॉपर सल्फेट CuSO4 ही लेना है। ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान एनोड पर अशुद्ध तांबे के आयन घोल में घुल जाते हैं और कैथोड पर शुद्ध तांबे के रूप में जमा हो जाते हैं। यह विधि सुनिश्चित करती है कि अशुद्धियाँ या तो घोल में बनी रहें या कीचड़ के रूप में गिर जाएं। ठीक, तो अगर कैथोड में मान लीजिए होगा अशुद्धि तो वो क्या है, गिर जाएगी। एनोड पे होगा तो वो गिर जाएगी या फिर जल पे घुल जाएगी। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की एक किरण विकिरण प्रकाशित घनत्व के दो माध्यमों x और y में प्रवेश करती है। नीचे दी गई तालिका के संदर्भ में ABC तथा D की पहचान कीजिए। माध्यम x और y हैं और प्रकाश की चाल में परिवर्तन x में वृद्धि होती है और y में c। ठीक, c का कुछ आपको बताना होगा, ऑप्शन में दिया है। और प्रकाश की आवृत्ति में परिवर्तन x माध्यम में a होगी और y में d होगी। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य में परिवर्तन x में y होगी, नहीं x में b होगी और y में घटती है। ठीक, तो अब ऑप्शन आपके पास है, a वृद्धि होगी, b घटेगी, c वृद्धि होती है, d घटती है। दूसरा है a कोई परिवर्तन नहीं, b घटती है, c घटती है और d कोई परिवर्तन नहीं। तीसरा है ऑप्शन है कि a कोई परिवर्तन नहीं, b में वृद्धि होती है, c घटती है, d कोई परिवर्तन नहीं। चौथा ऑप्शन है a घटती है, b कोई परिवर्तन नहीं, c कोई परिवर्तन नहीं और d वृद्धि होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है 3 मीन्स ऑप्शन 3, a कोई परिवर्तन नहीं, b वृद्धि होती है, c घटती है, d कोई परिवर्तन नहीं। चूँकि प्रकाश की गति समीकरण भी न्यू बराबर f लैम्डा द्वारा तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति से संबंधित है। ठीक, न्यू मीन्स आवृत्ति इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मीन्स क्या होती है? फ्रीक्वेंसी मीन्स भी न्यू मीन्स गति होती है, एफ मीन्स फ्रीक्वेंसी मीन्स आवृत्ति और लैम्डा मीन्स तरंगदैर्घ्य। ठीक, आवृत्ति संबंध है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम वायु में प्रवेश करता है तो तरंगदैर्घ्य तदनुसार बदल जाती है, आवृत्ति स्थिर रहती है, लेकिन प्रकाश की गति कम होने पर तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है। इसलिए विकल्प 3 सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वह प्रक्रम जिसके द्वारा मृत वनस्पति जीवाश्म ईंधन A में दाब B और तापमान C पर परिवर्तित हो जाती है तो D कहलाता है। तो ऑप्शन पहला है, A कोयला होगा, B उच्च होगा, C निम्न होगा, D उपचयन होगा। सेकंड ऑप्शन A पेट्रोलियम होगा, B निम्न होगा, C उच्च होगा, D कार्बनीकरण होगा। A प्राकृतिक गैस है, B उच्च है, C उच्च है, D उपचयन है। चौथा A कोयला, B उच्च, C उच्च, B कार्बनीकरण। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, A कोयला होगा, B उच्च होगा, C निम्न होगा, D उपचयन होगा। क्योंकि मृत वनस्पति को जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला में बदलने की प्रक्रिया उच्च दबाव और उच्च तापमान की स्थितियों में होती है। इस प्रक्रिया में को कार्बनीकरण के रूप में जाना जाता है, जहां लाखों वर्षों में कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे कोयले में बदल जाता है। कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे अन्य तत्व बाहर निकल जाते हैं। इसलिए ऑप्शन A फर्स्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, मृदा के एक नमूने को जल के साथ मिलाया गया जिसने pH पत्र को पीला नारंगी कर दिया। निम्नलिखित में से कौन सा अब pH पत्र को रंग नीला कर देगा? पहला ऑप्शन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सेकंड नींबू का रस, थर्ड सिरका, फोर्थ साधारण नमक। तो इसका सही ऑप्शन होगा पहला, क्या होगा? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्यों होगा?
क्योंकि जब मिट्टी का नमूना पीएच पेपर को पीले से नारंगी रंग में बदल देता है तो यह दर्शाता है कि घोल अम्लीय है, ये तटस्थ है। ठीक है, अम्लीय है। पीएच पेपर का रंग नीला करने के लिए एक बेस मीन्स क्षार की आवश्यकता होती है। मैग्नीशिया का दूध एक बेस है, क्षार है, और यह अम्लता को बेअसर कर देगा जिससे पीएच पेपर नीला हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीएच बेस को बढ़ाते हैं जबकि एसिड इसे कम करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार बनाने के लिए इनमें में से आप किसका चयन करेंगे? ऑप्शन पहला है कि प्रतिरोध उच्च हो, मोटाई मोटा हो, गलनांक निम्न हो। सेकंड है कि उच्च प्रतिरोध हो, पतला मोटाई हो, गलनांक निम्न हो। थर्ड ऑप्शन है प्रतिरोध निम्न हो, मोटाई पतला हो, गलनांक में उच्च हो। प्रतिरोध फोर्थ है ऑप्शन कि निम्न होना चाहिए प्रतिरोध, मोटाई मोटा होना चाहिए, गलनांक में उच्च हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, जो कि है प्रतिरोध उच्च, मोटाई पतला रहेगा, गलनांक निम्न रहेगा। फ्यूज वायर बनाने के लिए करंट को सीमित करने के लिए सामग्री में उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। करंट को आसानी से पास करने के लिए तार पतला होना चाहिए और इसका गलनांक कम होना चाहिए ताकि अधिक करंट होने पर यह जल्दी पिघल जाए जिससे सर्किट को कोई भी हानि न हो। ठीक, अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है पौधों द्वारा जड़ तंत्र से नाइट्रोजन के यौगिकों का उद्ग्रहण। सेकंड है पादप प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण। सी है मृत पौधों और जीवों से प्राप्त नाइट्रोजनी अपशिष्ट का नाइट्रोजनी यौगिकों में रूपांतरण। डी ऑप्शन है कई जीवाणु, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल द्वारा वायुमंडल से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण। इसका सही सेट पे आपको सेट करना है कि फर्स्ट में कौन से ऑप्शन किस टाइप से सेट होंगे। तो पहला है DCAB, सेकंड है ADCB और थर्ड है DABC और फोर्थ है DBAC। तो इसका सही आंसर हो जाएगा DCAB का क्रम। क्यों होगा कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायुमंडलीय नाइट्रोजन को कुछ बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल द्वारा पौधों द्वारा उपयोग योग्य रूपों में परिवर्तित करने से शुरू होता है वहाँ से। ठीक है, ठीक। फिर अगले क्रम में होता है स्थिर हो जाने पर मृत जीवों और जानवरों से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। फिर इसके बाद ए होगा पौधों द्वारा जड़ तंत्र से नाइट्रोजन के यौगिकों का उद्ग्रहण मीन्स ग्रहण कर लेना, ठीक कर लेते हैं और शोषित कर लेते हैं। फिर बी होगा पादप अंत में पौधे विकास के लिए आवश्यक प्रोटीन और अन्य नाइट्रोजन युक्त यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है आपका किसी शहर का विभिन्न महीनों के लिए निम्नलिखित मौसम चार्ट है, किस महीने में वाष्पन की दर उच्चतम होगी। तो पहला महीना का नाम है ए, जिसमें तापमान 26 है, हवा की चाल 0.87 मीटर पर सेकंड है, आर्द्रता होगी 83.12। इसी प्रकार महीना बी है जिसमें तापमान 29 है, 29, हवा की चाल रहेगी 2.91 मीटर पर सेकंड, आर्द्रता है 72.33%। फिर सी नंबर का है महीना जो कि तापमान 27 है, हवा की चाल 0.71 है, आर्द्रता 75.50 है। महीना डी है जो कि तापमान 26 है, हवा की चाल 0.82, फिर आर्द्रता परसेंट में 75.22 है। फिर इसकी में कौन सा ऑप्शन सही होगा 1 2 3 4 में, तो इसका होगा सेकंड जो कि महीना बी है, तापमान 29 है, हवा की चाल 2.91, आर्द्रता है 72.33। ठीक, ये क्यों है? क्योंकि वाष्पीकरण की दर 3 कारकों से प्रभावित होती है, तापमान, हवा की गति, आर्द्रता। उच्च तापमान आमतौर पर वाष्पीकरण की दर को बढ़ा देता है। हवा की गति बढ़ी हुई हवा की गति हवा में मौजूद नमी को बहाकर वाष्पीकरण को बढ़ाती है। कम आर्द्रता वाष्पीकरण की दर को बढ़ाती है क्योंकि शुष्क हवा अधिक जल वाष्प को अवशोषित कर सकती है। इस मामले में महीने बी में सबसे अधिक तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है। सबसे अधिक हवा की गति उसी में क्या है 2.91 मीटर पर सेकंड है और अपेक्षाकृत कम आर्द्रता 70.33% है, जिसके परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण की दर सबसे अधिक होगी। ठीक, इसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी पुष्प में लैंगिक जनन की घटनाओं के क्रम के लिए सही है। तो पहला है परागण के पश्चात और भ्रूण के विकसित होने के पूर्व नवोद भिद्ध बनते हैं।
सेकंड ऑप्शन, परागण के पूर्व और निषेचन के पश्चात भ्रूण बनता है। थर्ड, परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोद्भिद बनते हैं। फिर है परागण और नवोद्भिद के बनने के पश्चात भ्रूण बनता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा थर्ड, जो कि परागण और भ्रूण के विकास के पश्चात नवोद्भिद बनते हैं। फूलों में लैंगिक प्रजनन की प्रक्रिया में परागण सबसे पहले होता है, जहां नर भाग परागकोश से पराग मादा भाग कलंक तक पहुंचता है। निषेचन इसके बाद होता है, जहां शुक्राणु कोशिका अंडे की कोशिका के साथ मिलकर भ्रूण का निर्माण करती है। निषेचन के बाद भ्रूण बीजांड के भीतर विकसित होता है और अंततः बीजांड एक बीज में विकसित होता है। अंकुरित होने के बाद बीजों का अंकुर उगते हैं। अंततः सही क्रम है परागण, फिर निषेचन, उसके बाद भ्रूण का विकास, फिर अंत में पौधों का निर्माण। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अंतःस्रावी ग्रंथियों के विषय में सत्य नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, अग्नाशय और अधिवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोनों का स्राव करती है। फिर थर्ड है, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों का स्राव करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां वाहिनियों द्वारा हार्मोनों का स्राव करती है। मीन्स के सेकंड, अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिकाओं के माध्यम से हार्मोन स्रावित नहीं करती हैं। इसके बजाय वे नलिका रहित ग्रंथियां हैं, जिसका अर्थ है कि वे सीधे रक्त प्रवाह में हार्मोन स्रावित करती हैं। अग्नाशय और अधिवृक्क ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं और सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं। इसलिए कथन 2 जो है गलत होगा, सत्य नहीं होगा। ठीक, बाकी जो हैं आपके सत्य होंगे। अग्नाशय और अधिवृक्क अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। फिर थर्ड, पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क से जुड़ी हैं, सिंपल सी बात। फिर है फोर्थ, अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोनों को स्राव करती हैं। इसलिए सेकंड जो है, अंतःस्रावी ग्रंथि वाहिनियों द्वारा हार्मोनों को स्राव नहीं करती हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। अभिकथन ए दिया है, वननाशन वन कटाई बाढ़ का कारण हो सकता है। और कारण रीजन दिया है, वन कटाई से जल की अंतःस्पंदन दर घट जाती है। इसका ऑप्शन फर्स्ट है, ए और आर दोनों सत्य है तथा ए का आर सही तर्क है। सेकंड ऑप्शन है कि ए और आर, ए मीन्स के अभिकथन और आर मीन्स रीजन दोनों सत्य हैं, परंतु ए का आर सही तर्क नहीं है। सी है, थर्ड ऑप्शन है, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। फोर्थ है, ए असत्य है किंतु आर सत्य है। तो इसका हम सही आंसर है, इसका सही आंसर फर्स्ट है, ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी सही है, कारण भी सही है। ठीक, यह सच है, वनों की कटाई से मिट्टी की पानी को बनाए रखने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि बारिश का पानी मिट्टी में प्रभावी रूप से अवशोषित नहीं हो पाता। कारण आर, वन कटाई से जल की अंतःस्पंदन दर घट जाती है। यह भी सच है। क्यों सच है? क्योंकि पानी को सोखने के लिए पेड़ पौधों के बिना मिट्टी के पानी को रिसने देने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे पानी का बहाव बढ़ जाता है और बाढ़ की खतरा बढ़ जाता है। चूँकि कथन और तर्क दोनों सत्य हैं, इसलिए हमारा सही ऑप्शन फर्स्ट है। फिर अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक विद्यार्थियों के 2 समूहों को निम्नलिखित सामग्रियाँ देता है। समूह ए को देता है 3 आयताकार कांच की पट्टियाँ, कांच की एक वृत्ताकार समतल प्लेट, चूड़ियों के कुछ टुकड़े तथा गत्ते की बनी एक ट्यूब एवं डिस्क। समूह बी को देता है 2 समतल दर्पण और एक कठोर गत्ता बॉक्स। उपर्युक्त सामग्रियां पदार्थों के समुच्चय के उपयोग से समूह ए और बी द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपकरण बनाए जा सकते हैं? पहला ऑप्शन है, समूह ए पेरिस्कोप बनाएगा, समूह बी कलाइडोस्कोप बनाएगा। सेकंड है ऑप्शन है कि समूह ए कलाइडोस्कोप बनाएगा, समूह बी बनाएगा न्यूटन की डिस्क। समूह ए बनाएगा कलाइडोस्कोप, समूह बी बनाएगा पेरिस्कोप। समूह ए बनाएगा पेरिस्कोप, बी बनाएगा पेनी होल कैमरा। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड, जो कि कैलाइडोस्कोप समूह ए बनाएगा, पेरिस्कोप समूह बी बनाएगा। समूह ए ग्लास स्ट्रिप्स, गोलाकार समतल ग्लास प्लेट, कार्डबोर्ड, ट्यूब और चूड़ियों जैसी सामग्रियों का उपयोग करके एक कैलाइडोस्कोप बना सकता है। कैलाइडोस्कोप एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसमें दर्पण होता है जो वस्तुओं के कई प्रतिबिंब बनाते हैं। समूह बी समतल दर्पण और एक कठोर कार्डबोर्ड बॉक्स का उपयोग करके एक पेरिस्कोप बना सकता है। एक पेरिस्कोप उच्च या अलग दृष्टिकोण से दृश्य को प्रतिबिंबित करने के लिए दर्पण का उपयोग करता है, जिसका आमतौर पर पनडुब्बियों में उपयोग होता है। ठीक, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? थर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारा, सूक्ष्म जीव हमारे लिए लाभदायी और हानिकारक दोनों हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लाभदायी व्यवहार सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन 1 है जैविक अपशिष्टों का अपघटन,
सेकंड, मृदा की उर्वरता बढ़ाना, वृद्धि करना। थर्ड, घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण। फोर्थ, औषधियाँ बनाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घरों में भोज्य पदार्थों का परिरक्षण। सूक्ष्मजीव विभिन्न लाभकारी प्रक्रियाओं में आवश्यक जरूरी है। सूक्ष्मजीव हमेशा दुरुपयोगी या फिर हानिकारक नहीं होते, लाभकारी होते हैं। जैसे कार्बनिक अपशिष्टों को विकसित करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाते हैं, दवाइयाँ तैयार करने में भी इनका यूज होता है, जैसे किण्वन, ठीक, शुगर का किण्वन तो होता है, और एंटीबायोटिक्स, किण्वन से ही आपके शराब, एल्कोहलात बनते हैं। घरों में खाद्य पदार्थों का संरक्षण आमतौर पर प्रशीतन, डिब्बाबंदी या सुखाने जैसी विधियों के माध्यम से किया जाता है, जिसमें सूक्ष्मजीवों को सीधे तौर पर शामिल नहीं किया जाता है, जबकि कुछ विधियों में सूक्ष्मजीवों जैसे किण्वन का उपयोग किया जा सकता है। समान प्रक्रिया संरक्षण के लिए उन पर निर्भर नहीं होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसकी मृदा की उर्वरता को बढ़ाने की संभावना अधिक है? संभावना सबसे कम है, क्वेश्चन है सबसे कम है। तो पहला ऑप्शन है उर्वरकों को जैविक खाद द्वारा बदलना। फिर अगला, 2 फसलों के बीच खेत को बिना बोए छोड़ देना। थर्ड, प्रत्येक ऋतु में एकांतरत विभिन्न फसलें उगाना। फोर्थ है, फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना। तो इसका सही आंसर है 4, फसलों को बोते समय उनमें न्यूनतम दूरी बनाए रखना। ये जो है उर्वरता बढ़ाने में सहयोगी नहीं है, इसलिए क्योंकि फसलों के बीच न्यूनतम दूरी बनाए रखने से मिट्टी की उर्वरता पर कोई खास असर नहीं पड़ता। ऐसा सूरज की रोशनी और पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए किया जा सकता है, लेकिन इससे सीधे तौर पर मिट्टी की उर्वरता में सुधार कोई नहीं होता। जबकि अन्य विकल्प जैसे उर्वरकों के स्थान पर जैविक खाद का उपयोग करने से प्राकृतिक रूप से पोषक तत्वों को जोड़कर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में मदद मिलती है। सेकंड, अगला है कि 2 फसलों के बीच खेत को खाली छोड़ना, प्रति छोड़ना मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति करने और क्षय को रोकने में हेल्प करता है। अगला कि हर मौसम में अलग अलग फसलें उगाने, फसल चक्र से मिट्टी जनित बीमारियों को कम करके और पोषक तत्वों के संतुलन में सुधार करके मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में मदद मिलती है। तो इसका सही उत्तर ये हो गया। अगला क्वेश्चन है, मेढकों में कार्यांतरण के प्रक्रम के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? इसका सही आंसर लगाइएगा, दीजिएगा। पहला ऑप्शन है एड्रीनालिन, फिर सेकंड वृद्धि हार्मोन, थर्ड थायरॉक्सिन, फोर्थ है इंसुलिन। इसका सही आंसर थायरॉक्सिन। मेढकों में कार्यांतरण की प्रक्रिया थायरॉक्सिन नामक हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है, जो थायराइड ग्रंथि द्वारा निर्मित होता है। यह वृद्धि और विकास प्रक्रियाओं को प्रभावित करके टैडपोल से वयस्क मेढक में परिवर्तन को नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक रसायन विज्ञान में एक विषय के शिक्षण में समय विद्यार्थियों के निम्नलिखित धारणाओं की पहचान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक धारणा नहीं है? पहला, कार्बन परमाणु काला है। सेकंड, एक रासायनिक आबंध 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा है। थर्ड है अभिक्रिया में ऑक्सीजन डालना उपचयन ऑक्सीकरण है। फोर्थ है कार्बन के अपर रूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेकंड, जो कि एक रासायनिक आबंध 2 परमाणुओं के बीच एक रेखा है। यह कथन है कि कार्बन के अपर रूपों की परमाणु संख्या समान होती है, कोई वैकल्पिक अवधारणा नहीं है, क्योंकि यह सत्य है। आप जानते हैं सत्य है। कार्बन के अपर रूप जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट और ग्रेफीन कार्बन परमाणु से बने होते हैं। चूँकि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, इसलिए यह कथन वैज्ञानिक रूप से सही है। ठीक, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा क्या? कार्बन के अपर रूपों का समान परमाणु क्रमांक होता है, मीन्स कि इसका सही ऑप्शन है 4। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आगे मैं और भी क्वेश्चंस अगले वीडियोज़ में लाऊंगा जल्द ही, और आपको किन क्वेश्चनों आपके इन सभी क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही थे आप बताइए। ठीक, और जो क्वेश्चन आपको समझ ना आया हो उसे भी आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बता दूंगा। और आपको यह वीडियोज़ कैसी लगी, तो मुझे आशा है कि अच्छी ही लगी होगी, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, और आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिए फ्रेंड्स।